हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद साहनी में। पिछली वीडियो में हमने संसद की भाषा तक का जो उल्लेख किया गया है उसको हमने पढ़ लिया था। और आज की वीडियो में, पिछली वीडियो में एक हमारा छूट गया था गण पूर्ति यानी कि कोरम, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और इस वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो हम देख रहे हैं संसदीय की कार्यवाही यानी कि जो संसद में कार्यवाही होती है वह किस किस हिसाब से, किस किस तरीके से की जाती है उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा पिछली वीडियो में छूट गया था कि गणपूर्ति यानी कि कोरम। कोरम क्या होता है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 100 में इसका वर्णन किया गया है, यानी कि अनुच्छेद 100 में 100 में इसका वर्णन किया गया है कोरम यानी कि गणपूर्ति। इसका अभिप्राय यह रहता है कि अगर संसद में कोई कार्यवाही हो रही है तो उस कार्यवाही के लिए जो सदस्य होते हैं उनको 1/10 यानी कि जो कुल सदस्य हैं, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा में हो, इन दोनों में से अगर क्या होता है, अगर लोकसभा चल रही है तो उसमें से 1/10 सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य होता है संसद की कार्यवाही के लिए। ठीक हो गया, तभी कार्यवाही आगे चल सकती है। अगर 1/10 सदस्य उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो कार्यवाही आगे नहीं चलेगी। जो सदस्य होता है, जो अध्यक्ष होता है आगे, चाहे लोकसभा का अध्यक्ष हो या राज्यसभा का सभापति हो, वह यह निश्चित करता है कि क्या कोरम पूरा हुआ है कि नहीं है। अगर नहीं हुआ है तो वह कोरम पूरा होने तक क्या करता है, रुक जाता है या उसका वेट करता है। और जब कोरम पूरा हो जाता है उसके बाद वह कार्यवाही को आगे चलाता है। ठीक हो गया। अगर जिस दिन कोरम पूरा नहीं हो पाता तो उस दिन संसद की कार्यवाही नहीं हो पाती है। ठीक हो गया, यानी कि कुल सदस्यों का 1/10 हिस्सा होना चाहिए, यानी कि जितने सदस्य हैं टोटल। जैसे अगर लोकसभा की हम बात करें, लोकसभा में कुल सदस्य अभी के टाइम में कितने हैं, 545 सदस्य हैं। तो 545 सदस्यों में से इसका 10वां अगर हिस्सा हम माने तो लगभग 55 सदस्यों ने लोकसभा यानी कि लोकसभा की कार्यवाही में उपस्थित होना अनिवार्य होता है। उसी प्रकार से अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में कम से कम 25 सदस्य, ठीक हो गया, यानी कि टोटल सदस्य कितने हैं, टोटल सदस्य हैं 245। तो 245 में से कम 25 सदस्यों ने सदन में उपस्थित होना अनिवार्य होगा, तभी जाकर के जो कोरम है, जो गणपूर्ति है, वह पूरी हो पाएगी और संसद की कार्यवाही जो है वह आगे चल पाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं मंत्रियों एवं महान्यायवादी का अधिकार। जो मंत्री होते हैं वह संसद के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। और जो भारत का महान्यायवादी होता है इसके भी हम अधिकार देखते हैं। जो मंत्री और महान्यायवादी होते हैं इनको संसद की कार्यवाही में भाग लेने का क्या है, अधिकार है, यानी कि यह भाग ले सकते हैं। चाहे जो महान्यायवादी है वह लोकसभा की कार्यवाही में भी भाग ले सकता है, राज्यसभा की कार्यवाही में भी भाग ले सकता है और संयुक्त बैठक में भी भाग ले सकता है। इसी प्रकार से मंत्रियों को भी यह अधिकार होता है कि वह संसद की जो कार्यवाही होती है इसमें भाग ले सकता है। परंतु इन लोगों को यह अधिकार नहीं होता है कि यह वहाँ पर वोट दें। मतलब मंत्री तो जिस सदन का मंत्री होगा, यानी कि जिस सदन का वह सदस्य होगा वहाँ से मंत्री चुन करके आया होगा, तो वह अपने सदन में तो वोट दे सकता है। जैसे समझने के लिए कि लोकसभा का क्या है, सदस्य है कौन, कोई भी मंत्री लोकसभा का सदस्य है, तो वह मंत्री राज्यसभा की जो बैठक हो रही होती है, राज्यसभा की कार्यवाही हो रही होती है, तो उसमें भाग ले सकता है। ठीक हो गया, और उसमें बोल भी सकता है। परंतु जब वोट देने का यानी कि मत देने का जब समय आता है तो उस समय उसको मत देने का अधिकार नहीं होता है। वह सिर्फ और सिर्फ जिस सदन का सदस्य होता है वहीं पर क्या कर सकता है, मत दे सकता है। अब उसके बाद आती है महान्यायवादी। महान्यायवादी को यह सदन का सदस्य तो नहीं होता है, ठीक हो गया, क्योंकि यह भारत का क्या है, महान्यायवादी है। तो यह क्या है कि किसी भी सदन में भाग ले सकता है, परंतु इसको वोट देने का वहाँ पर अधिकार नहीं होता है। ठीक हो गया, यह इनके क्या होते हैं, अधिकार रहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं लेम या डक सत्र। अब लेम या डक सत्र हम समझते हैं कि यह क्या होता है। जब क्या होता है कि जब एक जो पुरानी सरकार होती है और उसके बाद नई सरकार का गठन हो जाता है, तो जब पुरानी सरकार का जो अंतिम बैठक होती है और नई सरकार जब बन जाती है तो उसकी जो अंतिम बैठक होती है, तो कुछ लोग क्या होते हैं कि नई सरकार में चुन करके जो सदस्य हैं वह नहीं आते हैं। उनका क्या होता है, यह अंतिम बैठक होती है, यह अंतिम सत्र होता है।
और कुछ लोग तो क्या होते हैं कि क्या कहते हैं चुन करके दोबारा से आ जाते हैं सदस्य लोग लोकसभा में। तो उसी पर क्या होता है कि जिनका जो कार्यकाल है जो दोबारा चुन करके नहीं आता है उनका क्या होता है, यह अंतिम सत्र होता है। इसी अंतिम सत्र को, उन्हीं के अंतिम सत्र को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है लेम डक सत्र। ठीक हो गया, यानी कि जो नए लोकसभा हेतु निर्वाचन नहीं होते हैं, ठीक हो गया, यानी कि नई लोकसभा हेतु जिन सदस्यों का निर्वाचन नहीं हो पाता है तो उन्हीं को कहा जाता है क्या, लेम डक। ठीक हो गया, लेम डक उन्हीं को कहा जाता है। इसको आप समझ चुके होंगे। मतलब कि क्या कहते हैं, ऐसे सदस्य जो दोबारा से नई सरकार के लिए चुन करके नहीं आते हैं और उनका क्या होता है, यह अंतिम सत्र होता है, तो इसी को कहा जाता है लेम डक सत्र। अब उसके बाद हम देखते हैं संसदीय कार्यवाही। ठीक हो गया, यानी कि कुछ यह छूट गए थे जो हमने देखे। अब हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वह रहेगा संसदीय कार्यवाही के साधन, यानी कि संसद में जो कार्यवाही होती है वह किस किस तरीके से होती है, कैसे कैसे यह कार्यवाही प्रारंभ से लेकर के पूरे दिन का जो कार्यकाल रहता है वो किस प्रकार से रहता है, उसको हम समझेंगे। सबसे पहले आता है प्रश्नकाल। ठीक हो गया, यानी कि संसद का जो पहला घंटा होता है, यानी कि संसद जब शुरू होती है, सुबह जब शुरू होती है, उसका जो पहला घंटा होता है, यानी कि पहले घंटे का जो समय होता है, उस समय को कहा जाता है प्रश्नकाल। यानी कि उसमें क्या होता है, उस समय में क्या किए जाते हैं, सरकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यह प्रश्न कितने प्रकार से पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं 3 प्रकार से। नंबर 1 में आता है तारांकिक प्रश्न, उसके बाद आता है अतारांकिक प्रश्न, उसके बाद आता है अल्प सूचना वाले प्रश्न। ठीक हो गया, तो अब देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि तारांकिक प्रश्न। तारांकिक प्रश्न का उत्तर क्या होता है, हमेशा मौखिक रूप से दिया जाता है। ठीक हो गया, यानी कि मौखिक रूप से इनका उत्तर दिया जाएगा और इसके बाद फिर क्या होता है कि दोबारा से पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे एक प्रश्न पूछ दिया हमने, उसका उत्तर सामने से मिला, उसके बाद एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, यानी कि पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है किसमें, तारांकिक प्रश्न में। और जो इसका उत्तर होगा वह कैसे दिया जाएगा, मौखिक दिया जाएगा। ठीक हो गया, मौखिक इसका उत्तर दिया जाएगा किसका, तारांकिक प्रश्न का। उसके बाद बात आती है फिर अतारांकिक प्रश्न। अब अतारांकिक प्रश्न जो होते हैं वह क्या होते हैं कि इन प्रश्नों के मामले में क्या होता है कि लिखित रिपोर्ट अवश्य देनी होती है, यानी कि लिखित आधार पे इन प्रश्नों को पूछा जा सकता है। ठीक हो गया, यानी कि जैसे तारांकिक में तो क्या था, मौखिक आधार पर पूछा जा रहा था, लेकिन अतारांकिक जो प्रश्न होगा इनको हमेशा क्या लिखित रूप से देना होता है। और लिखित रूप से देने के कारण इनमें क्या होता है कि पूरक जो प्रश्न होते हैं वह दोबारा से नहीं पूछे जा सकते हैं। ठीक हो गया, यानी कि तारांकिक प्रश्न में पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, परंतु अतारांकिक प्रश्न में पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं और यह क्या होता है, लिखित आधार पर देना होता है। ठीक हो गया, फिर उसके बाद जो आता है वह क्या आता है कि अल्प सूचना के प्रश्न। ठीक हो गया, तो अल्प सूचना के प्रश्न जो होते हैं जिसमें कम से कम 10 दिन का नोटिस देना क्या होता है, देकर पूछा जाता है। यानी कि जो अल्प सूचना वाले प्रश्न होते हैं इसमें कम से कम 10 दिन का आपको क्या होता है, नोटिस देना होता है। उसके बाद इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक हो गया, और इसका उत्तर भी हमेशा कैसे दिया जाता है, मौखिक ही दिया जाता है। ठीक हो गया, समझ गए होंगे। तारांकिक कैसा होगा, मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें पूरक प्रश्न भी पूछे जाएंगे। ठीक हो गया, लेकिन जो अतारांकिक प्रश्न होगा वह क्या होगा, लिखित आधार पे पूछे जाएंगे और इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। और जो अल्प सूचना वाले जो प्रश्न होते हैं इसके लिए कम से कम 10 दिन का नोटिस देकर इसको क्या किया जाता है, पूछा जाता है। ठीक हो गया, 10 दिन का इसमें नोटिस दिया जाता है और यह भी क्या होता है, मौखिक आधार पर ही इसका उत्तर दिया जाता है। ठीक हो गया, यानी कि मौखिक आधार पर ही इसका उत्तर भी दिया जाता है। तो प्रश्नकाल हम समझ चुके होंगे। अब उसके बाद जो बात आती है शून्यकाल की। ठीक हो गया, अब ये शून्यकाल जो है, शून्यकाल क्या है कि यह भारत नवाचार की देन है। ठीक हो गया, यानी कि पहले इसका क्या कहते हैं, संविधान में हमारा उल्लेख नहीं था। इसका उल्लेख जो हुआ है 1962 में इसका उल्लेख किया गया है, यानी कि 1962 में जो शून्यकाल है इसको रखा गया। ठीक हो गया, पहली बार 1962 में इसको रखा गया। अब इसकी यह क्या है कि भारत नवाचार की देन है। ठीक हो गया, यानी कि जो भारतीय संसद के द्वारा ही इसको बाद में क्या किया गया था, शून्यकाल रखा गया था। शून्यकाल का जो समय होता है, जो शून्यकाल होता है वह क्या होता है कि जब एक सत्र क्या कहते हैं प्रश्नकाल खत्म हो जाता है उसके तुरंत बाद का जो समय होता है। ठीक हो गया, इसी समय को कहा जाता है क्या, शून्यकाल।
ठीक हो गया। और इसमें क्या होता है कि जो तात्कालिक सार्वजनिक महत्व के विभिन्न मामले जो होते हैं उनको ही सदस्यों के द्वारा इस शून्यकाल में क्या है उठाया जाता है। और जो प्रश्नकाल और कार्यक्रम होता है, यानी कि संसद का जो कार्यक्रम होता है और जो प्रश्नकाल होता है, इसके बीच में जो क्या कहते हैं कार्यक्रम तय करने का जो मध्य वाला समय होता है, इसी समय को क्या कहा जाता है, इसी समय को शून्यकाल कहा जाता है। ठीक हो गया। यानी कि यह क्या है भारतीय नवाचार की देन है और 1962 में क्या है इसका पहली बार क्या किया गया था, उल्लेख किया गया था। ठीक हो गया। अब हम उसके बाद देखते हैं जो महत्वपूर्ण बिंदु जिस पे बात आती है, प्रस्ताव। ठीक हो गया। अब हम प्रस्तावों के बारे में पढ़ेंगे, प्रस्ताव किस किस प्रकार के होते हैं, कितनी श्रेणियों के यह होते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। अब प्रस्ताव क्या होता है कि लोक महत्व की किसी भी मामले पर, ठीक हो गया, लोक महत्व के किसी भी मामले पर पीठासीन अधिकारी की स्वीकृति के बिना इसे नहीं रखा जा सकता है। ठीक हो गया। यानी कि जब आगे पीठासीन अधिकारी होगा तभी हम किसी प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन में लेकर के आ सकते हैं। ठीक हो गया। और सदस्यों द्वारा चर्चा के लिए लाए गए प्रस्ताव में 3 श्रेणियां होती हैं, यानी कि प्रमुख रूप से 3 इसमें श्रेणियां हमें देखने को मिलती हैं। ठीक हो गया। अब जो प्रस्ताव होता है किसी भी मामले को, यानी कि कोई भी मुद्दे को अगर रखना है संसद के समक्ष या किसी भी चीज़ में कोई भी बिल लेकर के आना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या लाया जाता है, कोई ना कोई प्रस्ताव लाया जाता है किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो। ठीक हो गया। और यह जो प्रस्ताव होगा वह प्रस्ताव बिना आगे जो पीठासीन अधिकारी बैठा होता है उसकी अनुमति, यानी कि उसके उपस्थिति के बिना इसे नहीं लाया जा सकता है। ठीक हो गया। वह उपस्थित होना चाहिए, इसी के बाद इसको लाया जा सकता है। ठीक हो गया। और इसकी श्रेणियां जो होती हैं मुख्य रूप से कितनी श्रेणियां रहती हैं, 3 श्रेणियां रहती हैं। सबसे पहली जो श्रेणी आती है वह आती है महत्वपूर्ण प्रस्ताव। ठीक हो गया। उसके बाद जो दूसरी श्रेणी आती है वह आती है स्थानापन्न प्रस्ताव, उसके बाद आता है पूरक प्रस्ताव। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण प्रस्ताव, जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव होता है यह एक स्वयं वर्णित स्वतंत्र प्रस्ताव होता है, यानी कि स्वयं वर्णित होता है और स्वतंत्र प्रस्ताव होता है। और जिस तरह वह महत्वपूर्ण मामलों जैसे क्या होते हैं कि राष्ट्रपति हो गए और क्या कहते हैं निर्वाचन आयोग के आयुक्त हो गए, ठीक हो गया, यानी कि जो बड़े बड़े पद में जो बैठे हुए व्यक्ति हैं, ठीक होगा, इनको हटाने से संबंधित यह प्रस्ताव रहता है। ठीक हो गया। महत्वपूर्ण प्रस्ताव में जैसे क्या कहते हैं राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग हो गया, ठीक हो गया, और जो निर्वाचन आयोग है, आयुक्त है, उसके खिलाफ अगर उसको हटाने की जो कार्यवाही है, इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण क्या रहते हैं प्रस्ताव रहते हैं, उन्हीं को इस प्रस्ताव के अंतर्गत लाया जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद जो हम दूसरा देखते हैं स्थानापन्न प्रस्ताव, यह वह प्रस्ताव होता है जो मूल प्रस्ताव का स्थान लेता है। ठीक हो गया। यानी कि जो स्थानापन्न प्रस्ताव जो होता है वह क्या करता है, जो मूल प्रस्ताव होगा उसका स्थान ले लेता है। यदि सदन इसे स्वीकार कर लेता है तो मूल प्रस्ताव स्थगित हो जाता है। ठीक हो गया। यानी कि सदन में कोई मूल प्रस्ताव चल रहा होगा और उसके बीच में ही हम क्या लेके आ जाते हैं, स्थानापन्न प्रस्ताव लेकर के आ जाते हैं, और अगर यह प्रस्ताव सदन में पास हो जाता है तो जो मूल प्रस्ताव चल रहा होगा वह क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और इस प्रस्ताव पे क्या होने लग जाती है, फिर उसके बाद बहस चर्चा होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद जो हम दूसरा देखते हैं क्या, पूरक प्रस्ताव। पूरक प्रस्ताव यह एक ऐसा प्रस्ताव होता है जिसका स्वयं कोई अर्थ नहीं होता है, यानी कि स्वयं इसका कोई अर्थ नहीं होता है। इसे सदन में तब तक पारित नहीं किया जाता है जब तक इसे मूल प्रस्ताव का संदर्भ नहीं मिल जाता है। ठीक हो गया। जो यानी कि जो मूल प्रस्ताव होगा अपने आप में यह कोई प्रस्ताव मतलब इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा, लेकिन तब तक जब तक यह मूल प्रस्ताव का स्थान धारण नहीं कर लेता। अगर यह मूल प्रस्ताव का स्थान धारण कर लेता है तो क्या हो जाता है, फिर यह प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक हो गया। तो प्रस्ताव कितने प्रकार के हमने पढ़े, 3 प्रकार के पढ़े। महत्वपूर्ण प्रस्ताव जिसमें महत्वपूर्ण जो व्यक्ति होते हैं उनको हटाने से संबंधित यह प्रस्ताव रखा जाता है। स्थानापन्न प्रस्ताव ऐसा प्रस्ताव होता है जब यह लाया जाता है तो मूल प्रस्ताव क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और पूरक प्रस्ताव अपने आप में कोई प्रस्ताव होता नहीं है जब तक यह मूल प्रस्ताव का स्थान धारण नहीं कर लेता है।
अब हमने संसद में क्या है कि प्रस्ताव रख दिए, यानी कि किसी भी मामले में हमने इन तीनों में से प्रस्ताव रख दिए हैं, ठीक हो गया, यानी कि प्रस्ताव पास हो रहा है। अब हो गया है तो अब उसमें कटौती की बात भी आती है, ठीक हो गया, यानी कि संसद में जब प्रस्ताव लाए जाते हैं तो उसमें कटौतियाँ भी की जाती हैं, क्योंकि जितने भी प्रस्ताव लाए जाएंगे वह सब के सब स्वीकार तो नहीं हो पाते हैं। तो उनमें कुछ कुछ प्रस्तावों में क्या होता है, कोई जो अच्छी अच्छी चीज़ें जनता के हित के लिए, जो लोक निर्माण के हित में जो अच्छी चीज़ें होंगी उन्हीं चीज़ों को रखा जाता है, तो अन्य को क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। उसी को कहा जाता है कटौती प्रस्ताव, यानी कि प्रस्तावों में जो कटौती की जाती है उसी को ही हम क्या कह देते हैं, कटौती प्रस्ताव कह देते हैं, ठीक हो गया। नंबर 1 में आ जाता है साधारण कटौती। अब साधारण कटौती में क्या होता है, एक क्या रख दिया हमने, एक प्रस्ताव कोई लेकर के आए हैं। अब इस कटौती में इस क्या कहते हैं, साधारण सा कोई प्रस्ताव है, इस मतलब कोई प्रस्ताव है, इसमें क्या किया जाता है, साधारण कटौती की जाती है। मतलब कोई प्रस्ताव है, पूरे प्रस्ताव में क्या किया जाता है, कुछ एक चीज़, मतलब ये मान के लीजिएगा 0.5%, 1% उसका क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है, यानी कि साधारण रूप से उसमें कटौती की जाती है। तो जहाँ पर साधारण कटौती की जाएगी, यानी कि कुछ अंश ही कटौती किया जाएगा प्रस्ताव का, तो उसको कहा जाता है साधारण कटौती। उसके बाद हम बात करते हैं घटकों में कटौती। अब इस कटौती के लिए क्या किया जाता है कि लंबे संकल्पों का एक समूह बना लिया जाता है, ठीक हो गया, यानी कि लंबे संकल्प जो होते हैं अलग अलग जो होंगे उनका एक क्या किया जाएगा, समूह बना लिया जाएगा, और वाद विवाद से इस भाग को पूर्ण रूप से चर्चा की जाती है, यानी कि वाद विवाद के द्वारा फिर इसमें चर्चा की जाती है। और इसके बाद इसमें क्या होता है कि कुछ कुछ अंश में, यानी कि कुछ कुछ घटकों में क्या की जाती है, फिर कटौती की जाती है। तो इसी को कहा जाता है घटकों में कटौती। अब उसके बाद आता है कंगारू कटौती। अब कंगारू कटौती से ही आप समझ लीजिएगा, जैसे कंगारू जो होता है ना, कंगारू क्या करता है, लंबे लंबे छलांग मारता है, ठीक हो गया, लंबे लंबे छलांग मारता है, ठीक हो गया। आप लोगों ने देखा ही होगा टीवी में कि लंबे लंबे छलांग यह मारता है। तो उसी प्रकार से जब कोई प्रस्ताव लेकर के आया जाता है तो कंगारू कटौती में क्या होता है, उस प्रस्ताव में कटौती लंबे लंबे अर्थ में किया जाता है। जैसे पहले में कटौती करती, उसके बाद बहुत दूर जा करके एक कटौती यहाँ पर करती, फिर और आगे चल करके फिर एक कटौती करती, मतलब बीच बीच में ऐसे उछल उछल की जहाँ पर मतलब कटौती होती है, उसी को कहा जाता है कंगारू कटौती। यानी कि बीच बीच में क्या होगा, पहली कटौती होगी, फिर उसके बाद में और कटौती होगी, फिर और कटौती होगी, फिर और कटौती होगी, मतलब ऐसे ऐसे, मतलब पहले होगी फिर बीच में कुछ हिस्सा रह जाएगा, फिर और कटौती होगी, फिर और हिस्सा रह जाएगा, फिर और कटौती होगी, मतलब इस प्रकार को कहा जाता है क्या, कंगारू कटौती। फिर उसके बाद बात करते हैं हम गिलोटिन प्रस्ताव। अब गिलोटिन प्रस्ताव में क्या होता है ना कि जब कोई विधेयक क्या होता है, संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पा रही होती, यानी कि किसी विधेयक पर जब कोई चर्चा नहीं हो पा रही है तो क्या होता है कि ऐसे में क्या होता है कि उस विधेयक पर क्या किया जाता है कि बिना मतदान के लिए पहले चर्चा करने के लिए इस प्रस्ताव को लाया जाता है, ठीक हो गया। यानी कि जब कोई प्रस्ताव विधेयक लाया जाता है और उस विधेयक पर चर्चा नहीं हो रही होती तो यह प्रस्ताव लेकर के आया जाता है इसमें कि पहले इसमें बिना मतदान के इसमें चर्चा की जाए, तो उसी को कहा जाता है गिलोटिन प्रस्ताव। फिर उसके बाद आता है विशेषाधिकार प्रस्ताव। अब विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या होता है कि यह वह प्रस्ताव होता है जिसमें किसी मंत्री द्वारा संसदीय विशेषाधिकार का जब उल्लंघन किया जाता है, ठीक हो गया, तो उस संबंध में इस विशेषाधिकार प्रस्ताव को लेकर के आया जाता है। यानी कि उसको जब कोई मंत्री क्या है कि किसी मंत्री के विशेषाधिकारों का हनन कर रहा है या विशेषाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, इस प्रस्ताव को लेकर के आया जाता है, किसको, विशेषाधिकार प्रस्ताव को। उसके बाद आता है कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। अब ध्यान आकर्षण प्रस्ताव यह होता है कि इसमें यह भी क्या है, एक भारतीय नवाचार की देन है, ठीक हो गया। यानी कि जो ये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव था यह पहले नहीं था, ठीक हो गया। यह कब लाया गया, 1954 में, ठीक हो गया। 1954 में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को क्या किया गया, जो भारतीय नवाचार की देन है, इसको पहली बार क्या किया गया था, लाया गया था, ठीक हो गया। कब, 1954 में। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में यह होता है कि जब क्या होता है कि संसद में कोई प्रस्ताव यानी कि कोई कार्यवाही चल रही होती है, उस समय अगर कोई लोक महत्व का विषय आ जाता है तो जो मंत्री होता है या कोई भी सदस्य होता है, यह प्रस्ताव क्या करता है, वह लेकर के आता है। यानी कि जब लोक महत्व का क्या हो जाएगा, कभी भी जब लोक महत्व का विषय आ जाता है तो उस पर क्या किया जाता है, इस प्रस्ताव को लेकर के आया जाता है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ठीक हो गया। तो यह प्रस्ताव क्या है कि भारतीय नवाचार की देन है और 1954 में पहली बार इस प्रस्ताव को क्या किया गया था, लेकर के आया गया था, ठीक हो गया। यानी कि पीठासीन अधिकारी को संबोधित किया जाता है किसी मंत्री के द्वारा कि क्या है कि
कोई लोक महत्व, जैसे कोई देश में किसी प्रकार की संकट आ गया हो या कोई ऐसी कार्रवाई हो रही हो जो बहुत महत्वपूर्ण हो, तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाता है कि संसद का पूरा ध्यान इस ओर आकर्षित हो, इसके लिए क्या किया जाता है, इस प्रस्ताव को लेकर के आया जाता है। फिर उसके बाद आता है स्थगन प्रस्ताव। ठीक हो गया। तो जो स्थगन प्रस्ताव होता है, स्थगन प्रस्ताव में क्या होता है कि किसी लोक महत्व के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए संसद की कार्यवाही को स्थगित करने का प्रस्ताव होता है। ठीक हो गया। यानी जब क्या होता है कि कोई लोक महत्व का विषय सामने आ जाता है, तो उस समय संसद की अगर कार्यवाही चल रही हो तो उस कार्यवाही को क्या किया जाता है, उस कार्यवाही को बंद करने के लिए, यानी कि उस कार्यवाही को क्या कहते हैं, जब यह कार्यवाही चल रही है इस कार्यवाही को क्या किया जाता है, लोक महत्व से बढ़कर के कोई कार्यवाही तो नहीं है, तो उस कार्यवाही को उस समय के लिए क्या किया जाता है, बंद किया जाता है, तो स्थगित कर दी जाती है। तो उसी स्थगित करने को ही कहा जाता है, उसी प्रस्ताव को कहा जाता है स्थगन प्रस्ताव। यानी कि किसी लोक महत्व के विषय पर क्या कहते हैं, यह प्रस्ताव लेकर के आया जाता है। ठीक हो गया। और इस प्रस्ताव को जब लाया जाता है, इसके लिए लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों की क्या होती है, अनुमति होनी अनिवार्य होती है। ठीक हो गया। कम से कम 50 सदस्यों की अनुमति होनी चाहिए, किसमें, स्थगन प्रस्ताव में। और इसमें कम से कम, ठीक हो गया, यानी कि कम से कम इसमें 2.5 घंटे का समय, यानी कि 2.5 घंटे की चर्चा होनी चाहिए। ठीक हो गया। यानी कि इससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। यानी कि 2.5 घंटे से कम इसमें क्या कहते हैं, चर्चा नहीं होनी चाहिए, इससे अधिक ही होनी चाहिए। कम से कम 2.5 घंटे तो होनी ही होनी चाहिए। ठीक हो गया। इससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। कितने सदस्य लाएंगे, 50 सदस्यों का क्या होगा, समर्थन होना चाहिए, और 2.5 घंटे से कम का इसमें समय नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। यानी कि इस पर चर्चा के लिए 2.5 घंटे से कम समय नहीं होगा। ये हो गया स्थगन प्रस्ताव। उसके बाद आता है अविश्वास प्रस्ताव। अब आप लोगों को पता ही है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 75 यानी कि अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या होगी, उत्तरदायी होगी। इसका अभिप्राय है कि मंत्रिपरिषद तब तक जब तक वह सदन में बहुमत प्राप्त हो, यानी कि जब तक सदन में जो मंत्रिपरिषद है उसको बहुमत प्राप्त है, तब तक क्या है, वह लोकसभा के प्रति क्या होगी, उत्तरदायी होगी। अगर इसको यहाँ पर बहुमत समाप्त हो जाता है, सदन में मंत्रिपरिषद का बहुमत समाप्त हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में कौन सा प्रस्ताव लेकर के आया जाता है, फिर अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया जा सकता है। इसके लिए भी कम से कम 50 सदस्यों का अनुमोदन होना अनिवार्य होता है, यानी कि 50 सदस्य लेकर के आएंगे इसको। ठीक हो गया। तभी अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया जा सकता है। और अगर अविश्वास प्रस्ताव संसद में पास हो जाता है तो सरकार क्या हो जाती है, फिर खत्म हो जाती है, यानी कि सरकार का विघटन हो जाता है, यानी कि मंत्रिपरिषद जो होगी वह क्या होगी, विघटित हो जाएगी। उसके बाद आता है विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव में क्या होता है कि सरकार को अपना मत जो है वह बताना होता है, यानी कि अपना जो विश्वास है वह सिद्ध करना होता है, कहाँ, सदन में, यानी कि लोकसभा में। तो विश्वास प्रस्ताव में क्या होता है कि जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के समक्ष इनको अपना विश्वास मत रखना होता है, यानी कि अपनी जो मेजॉरिटी है जितने में, यानी कि क्या कहते हैं, आधे से एक अधिक। ठीक हो गया। यानी कि 50% से एक अधिक बोले तो 51% मेजोरिटी इनके पास होनी चाहिए सरकार की, तभी क्या होगी, सरकार बनी रहेगी। नहीं तो क्या हो सकता है, सरकार क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो विश्वास प्रस्ताव तब लाया जाता है जब क्या होता है, सरकार को अपनी मेजोरिटी क्या होती है, दिखानी होती है राष्ट्रपति के समक्ष। उसी को हम क्या कहते हैं, विश्वास प्रस्ताव कहते हैं। उसके बाद आता है निंदा प्रस्ताव। अब निंदा प्रस्ताव यह किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी लाया जा सकता है। जो निंदा प्रस्ताव होता है, किसी की निंदा करना, यानी कि किसी की अवहेलना करना ही क्या कहा जाता है, निंदा प्रस्ताव कहा जाता है। और यह किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी लाया जा सकता है। यह लोकसभा में अगर पारित हो जाता है, ठीक हो गया, जो निंदा प्रस्ताव है अगर लोकसभा में यह पारित हो जाता है तो सरकार को इसमें त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं होती है। सरकार की फिर क्या होती है, किरकिरी हो जाती है। अब स्वाभाविक सी बात है भाई, उसकी किसी मंत्री की अगर निंदा हो रही है तो सरकार की भी किरकिरी होनी स्वाभाविक सी है। ठीक हो गया। इनकी एक सरकार को एक धक्का लग सकता है, ठीक हो, लेकिन सरकार जो है, सरकार को त्यागपत्र देने की इसमें आवश्यकता नहीं होती, किसमें, निंदा प्रस्ताव में। उसके बाद बात आती है धन्यवाद प्रस्ताव। कभी भी आप लोगों ने देखा होगा, इसी साल में एक बार राष्ट्रपति जो होता है वो अपना अभिभाषण देता है सदन में, कि मतलब सरकार की जितनी भी कार्यवाहियाँ की होंगी, उसके जितने भी कार्य होंगे, उसको उसका क्या होता है, विवरण राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, बताया जाता है। उसके तुरंत बाद यह धन्यवाद प्रस्ताव लेकर के आया जाता है। ठीक हो गया। अगर यह धन्यवाद प्रस्ताव पास हो जाता है,
तो तब तो ठीक है। अगर नहीं हो पाता है तो ऐसे में भी सरकार की क्या होती है, बड़ी किरकिरी होती है। लेकिन धन्यवाद प्रस्ताव पास नहीं होने में उसको अपना त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन क्या होती है, अगर धन्यवाद प्रस्ताव पास नहीं हो पाता है तो सरकार की क्या हो जाती है, किरकिरी होती है, मतलब बड़ी अवहेलना होती है। यह है धन्यवाद प्रस्ताव। उसके बाद आता है अनियत दिवस। ठीक हो गया। अब अनियत दिवस जो है, अनियत दिवस में क्या होता है कि जो सदन का पीठासीन जो अधिकारी होता है, पीठासीन जो अध्यक्ष होता है, जैसे या लोकसभा हो या राज्यसभा हो, तो इस अध्यक्ष के द्वारा क्या किया जाता है, एक ऐसा दिन होता है जिसको फिक्स नहीं किया जाता है कि मतलब इस तारीख को होगा या इस तारीख की कोई कार्रवाई होगी, इसके लिए फिक्स नहीं किया जाता है, परंतु शीघ्रता से कोई दिवस बताया जाता है कि इस दिन होगा, उसके बाद विशेष कार्रवाई के लिए दिन किया जाता है, तय किया जाता है, उसी को कहा जाता है अनियत दिवस। यानी कि नियत मतलब उसमें जो दिवस होगा उसका मतलब नियत समय नहीं रखा जाता है। ठीक हो गया। अनियत टाइम से कभी भी लाया जा सकता है, उसी को कहा जाता है अनियत दिवस। फिर उसके बाद आता है विलंबकारी प्रस्ताव। अब विलंबकारी प्रस्ताव में क्या होता है कि सदन के किसी भी सदस्य के द्वारा यह विलंबकारी प्रस्ताव लाया जा सकता है। जैसे कोई प्रस्ताव सदन में पेश हुआ होगा, अब उसमें कार्यवाही चल रही होगी, तो किसी मंत्री के द्वारा या किसी सदस्य के द्वारा क्या किया जाता है, इस प्रस्ताव को लेकर के आया जाता है, ताकि जो प्रस्ताव जो विधेयक संसद में चल रहा है उस विधेयक पर कार्य क्या हो जाएगा, उसमें विलंबित हो जाएगा, यानी कि विलंब पड़ जाएगा, उसमें रुक जाएगा, मतलब वो प्रस्ताव उनसे, उसी को कहा जाता है विलंब प्रस्ताव। फिर उसके बाद आता है औचित्य प्रश्न। अब औचित्य प्रश्न होता है जब संसद संचालन के समय नियमों का पालन नहीं करे। ठीक हो गया। यानी कि जब संसद जब संचालित होती है उस टाइम उसको अपने नियम जो होते हैं उसका क्या कहते हैं, संचालन, उसका पालन, वह नियमों का पालन नहीं कर पाती है, तो ऐसी स्थिति में औचित्य प्रश्न यानी कि औचित्य प्रश्न के माध्यम से सदन का ध्यान क्या होता है, आकर्षित किया जाता है, उसके नियमों को उसको बताया जाता है कि आप क्या कर रहे हैं कि अपने नियमों का पालन इसमें नहीं कर पा रहे हैं, तो उसी को कहा जाता है औचित्य प्रश्न। ठीक हो गया। यानी कि सरकार संसद के संचालन में जो कार्रवाई होती है उसी कार्रवाई को क्या करना, यानी कि उस नियमों का पालन न करने पर उसके नियमों को उसमें क्या किया जाता है, ध्यान आकर्षित किया जाता है। ठीक हो गया। उसी को कहा जाता है क्या, औचित्य प्रश्न। फिर उसके बाद आता है आधे घंटे का की बहस। यह पर्याप्त लोक महत्व के मामले में क्या किया जाता है, आदि चर्चा इसमें की जाती है, और अध्यक्ष ऐसी बहस के लिए सप्ताह में 3 दिन क्या करता है, निर्धारित करता है। ठीक हो गया। यानी कि लोक महत्व के विषय में इसमें क्या की जाती है, चर्चा की जाती है। कब, आधे घंटे तक। ठीक हो गया। यानी कि 30 मिनट तक इसमें क्या किया जाता है, 30 मिनट तक इसमें चर्चा होती है, और यह लोक महत्व के लिए होता है। और इसके लिए जो अध्यक्ष होता है आगे सदन में, पीठासीन जो अधिकारी होते हैं उसके द्वारा क्या कहते हैं, सप्ताह में 3 दिन निर्धारित किए जाते हैं। किसके लिए, आधे घंटे के बहस के लिए। ठीक हो गया। उसके बाद आता है अल्पकालीन चर्चा। अल्पकालीन चर्चा में भी क्या होता है, यह 2 घंटे से जो समय इसका रहता है चर्चा का, वह कितना होता है, 2 घंटे होता है। यानी कि 2 घंटे से अधिक नहीं होता है। ठीक हो गया। 2 घंटे से अधिक का इसमें समय नहीं होता है चर्चा के लिए, तो इसी के लिए इसको कहा जाता है अल्पकालिक चर्चा। इसके लिए भी क्या होता है कि सप्ताह में 3 ही दिन इसके लिए भी क्या किए जाते हैं, निर्धारित किए जाते हैं। इस बहस के लिए भी सप्ताह में कितने दिन, 3 दिन निर्धारित किए जाते हैं, 3 दिन इसमें चर्चा की जाएगी। ठीक हो गया। और इसमें भी क्या होता है कि लोक महत्व, यानी कि जो जरूरती प्रश्न होंगे, जो लोक महत्व से संबंधित जो विषय की चर्चाएं जो होंगी उस पर चर्चा इसमें की जाती है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद है विशेष उल्लेख। अब विशेष उल्लेख में क्या होता है ना कि जब जैसे प्रश्नकाल के समय जो प्रश्न नहीं उठाए जा सकते हैं, तो उन प्रश्नों को क्या किया जाता है, जो आधे घंटे का समय जो रहता है, आधे घंटे का समय में जो बहस होती है, उस बहस में क्या किया जाता है, इस विशेष उल्लेख के जो प्रश्न हो रहते हैं उन प्रश्नों को क्या किया जाता है, जो प्रश्नकाल के समय नहीं उठाए जाते हैं, ऐसे प्रश्न विशेष उल्लेख के समय क्या किए जाते हैं, उठाए जाते हैं, यानी कि रखे जाते हैं, उसी को कहा जाता है विशेष उल्लेख। उसके बाद आता है संकल्प। संकल्प क्या होता है कि लोक महत्व के मामले में सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए कोई संकल्प लाना। ठीक हो गया। यानी कि जब लोक महत्व का कोई विषय चल रहा होगा तो सरकार का ध्यान उसकी ओर आकर्षण करने के लिए कोई एक संकल्प लेकर के आया जाता है, उसी को कहा जाता है क्या, संकल्प प्रस्ताव, यानी कि संकल्प। ठीक हो गया। अब उसके बाद जो आज का अंतिम हमारा जो टॉपिक रहेगा वह क्या है कि युवा संसद। ठीक हो। अब युवा संसद का अभिप्राय हम समझते हैं, युवा से इसका संबंध है। ठीक हो गया। यानी कि युवा संसद योजना 4थी अखिल भारतीय हिप्स सम्मेलन की अनुशंसा पर प्रारंभ की गई थी। ठीक हो गया। यानी कि 4थी अखिल भारतीय
हिफ्स सम्मेलन जो हुआ था, इस पर ही इसकी क्या की गई थी, इसको प्रारंभ किया गया था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह क्या था कि युवा पीढ़ी में संसद की कार्यवाही को अवगत, यानी कि युवा पीढ़ी जो है उस युवा पीढ़ी को संसद की जो कार्यवाही है उस कार्यवाही से उनको अवगत कराना ही इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। और युवाओं की जो मानसिकता है, ठीक हुआ, उसकी अनुशंसा एवं उनकी बुद्धिमत्ता को संसद के प्रति क्या है, जागरूक उनको करना, इस विषय पर इसमें अधिकतर ध्यान दिया जाता है। ठीक हो गया। युवा संसद का मतलब ये कि जो युवा वर्ग है उनको संसद की जो कार्यवाही है, भारतीय संसद के प्रति उनका जो व्यवहार है, उनका जो दृष्टिकोण है, उसको सुदृढ़ करना ही इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है किसका, युवा संसद का। तो हमने आज संसद की जो कार्यवाहियाँ होती हैं उससे संबंधित हमने क्लास देखी। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।